आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 2026 में पहली बार धोले कहाँ देखा गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रातापानी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रातापानी टाइगर रिजर्व। धोले जिसे हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व में 2026 2026 के दौरान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिकॉर्ड की गई है, जब धोले, जो कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, को पेट्रोलिंग के दौरान कैमरा ट्रैप के थ्रू कैप्चर किया गया। धोले जो है वह IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। IUCN क्या है फ्रेंड? तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह 2026 में रातापानी टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड होने वाली 6th रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि रिजर्व का प्रे बेस स्ट्रॉन्ग है और इकोसिस्टम भी हेल्दी है। अगर प्रे बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे जो क्रिएचर्स हैं वह अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं और मास प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। धोले जैसे पैक हंटिंग कार्निवोर्स तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हैबिटेट में और फूड चेन्स बैलेंस हो। रातापानी को याद रखा जाता है क्योंकि यह इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नोटिफाइड है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको भी आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू सीधा इस क्वेश्चन के फॉर्म में ना आकर उन उन पॉइंट से भी आ सके। अच्छा फ्रेंड्स, धोले को हम क्यूऑन एलपीएम भी कहते हैं। यह कोऑपरेटिव हंटिंग के लिए फेमस है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स, यह विंध्य हिल्स रीजन में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चीन में हालिया नारो वायरस प्रकोप कहाँ दर्ज किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वुहान, फोशान, शंघाई या बीजिंग। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फोशान। हाल ही में चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस में फोशान सिटी में एक नोरो वायरस आउटब्रेक रिपोर्ट किया गया है, जो एक सीनियर हाई स्कूल से लिंक था। इस आउटब्रेक में 103 स्टूडेंट इन्फेक्टेड हुए हैं। नोरो वायरस जो होता है फ्रेंड्स, वह एक कॉन्टेजियस वायरस होता है जो एक्यूट एक्यूट गैस्ट्रोनेट्रिसिस कॉज करता है, और यह कंटेमिनेटेड फूड, पानी, खाना और सरफेसेस के थ्रू रैपिडली फैलता है। इसके जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं यह 12 घंटे से 48 घंटे के बीच दिखने लगते हैं और 1 से 3 दिन के लिए रहते हैं। इस वायरस की एक डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक यह है कि यह सरफेस पर 2 हफ्तों तक रह सकता है। मतलब 2 हफ्ते तक किसी ने उस सरफेस को छुआ है तो 2 हफ्ते तक वो जिंदा रह सकता है और किसी बाकी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अभी तक नोरो वायरस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए प्रिवेंशन का मेन फोकस है हैंड हाइजीन, सरफेस डिसइंफेक्शन और फूड सेफ्टी। फ्रेंड्स, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो भी नोरो वायरस पर इफेक्टिव इतने नहीं होते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूरोपियन संघ ने किस संगठन को हाल ही में एक आतंकवादी घोषित किया है, जिसके उसकी तुलना ISIS और अलकायदा से की जा सके? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, हिजबुल्ला, कुड्स फोर्स, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर या फिर हमास। तो इसका सही जवाब है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। हाल ही में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को यूरोपियन यूनियन ने एक टेररिस्ट संगठन घोषित किया है। IRGC का फॉर्मेशन
1979 में कब हुआ था फ्रेंड्स? 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ईरान के जो क्लेरिकल पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना। यूरोपियन यूनियन ने 2025-26 के प्रोटेस्ट के दौरान हुई वायलेंट क्रैकडाउन के बाद आईआरजीसी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और इसको एक संगठन घोषित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की डेथ और लार्ज स्केल डिटेंशन रिकॉर्ड किए गए हैं। आईआरजीसी ईरान की मिसाइल, ड्रोन और स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, जबकि एक्सटर्नल ऑपरेशन को कुछ फोर्स कंट्रोल करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी या भारत के सांस्कृतिक मिनिस्टर ने। तो इसका सही जवाब है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। जनवरी 2026 में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक यूनिक कल्चर इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें क्लासिकल इंडियन नॉलेज लाइब्रेरी फॉर्मली लॉन्च की गई है। इस लाइब्रेरी में 2300 बुक्स हैं जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज में, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज में? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। कलेक्शन में इंडियन फिलोसफी, साइंस, गवर्नेंस ट्रेडिशन, एपिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टेक्स्ट शामिल हैं। इंडिया के इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हुए हैं। यह प्रोजेक्ट सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन के मॉडल पर डेवलप किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन ज्ञान भारतम मिशन को सपोर्ट करता है। कौन से? ज्ञान भारतम मिशन। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको कहीं लिखने में काम आ सकता है। इंडिया चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2030 तक भारत कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार को 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक दुगना करने का लक्ष्य किसने हाल ही में घोषित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। जस्टिन ट्रूडो, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, मार्को कार्नी या टिम हॉक्सन। अब फ्रेंड्स यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस में ट्रैप सेट करता है। हमने ये नाम सुना होगा जस्टिन ट्रूडो या मार्क कार्नी, पर इन दोनों में से ना होके इसका सही जवाब है टिम हॉटसन। ये है श्री टिम हॉटसन। टिम हॉटसन जो कनाडा के मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड नेचर रिसोर्सेस हैं, उन्होंने इंडिया एनर्जी वीक, कब? इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान इंडिया कनाडा ट्रेड रिलेशन पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। इस अनाउंसमेंट के तहत भारत और कनाडा का जो बायलैटरल ट्रेड है उसे 30 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 60 बिलियन यूएस डॉलर रखने का प्लान किया गया है। इसका प्राइमरी एम है कनाडा के लिए यूएस सेंट्रिक ट्रेड डिपेंडेंस को कम करना और उसे डाइवर्सिफाई करना। इस कॉपरेशन के फोकस एरिया होंगे एनर्जी सेक्टर, यूरेनियम सप्लाई क्योंकि कनाडा के पास यूरेनियम बहुतायत में है, और एलएनजी और क्रिटिकल मिनरल्स की भी सप्लाई जो कि कनाडा के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में है। कनाडा, आपको फ्रेंड्स बता दूं, यूरेनियम का लार्जेस्ट सप्लायर है। लार्जेस्ट तो नहीं कहेंगे पर बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लायर है। इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्रिटिकल मिनरल्स ईवी और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एसेंशियल होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इंडिया एनर्जी वीक ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी का एक मेजर प्लेटफॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डाक विभाग ने 27 जनवरी 2026 को एक संगठन के साथ डाकघर के माध्यम से विनियमित पूंजी बाजार सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड। फ्रेंड्स, जब आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपका मन किया होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब एनएससी होना चाहिए या फिर सेबी होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ ना फ्रेंड्स कि यूपीएससी इसी प्रकार से ट्रैप सेट करता है। जैसे ही हमने कैपिटल मार्केट सुना सर्विसेज रिलेटेड, तो हमें यही समझ में आया कि शायद ये एनएससी होगा या सेबी होगा, पर इसका सही जवाब क्या था? स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड। 27 जनवरी 2026 को डाक भवन नई दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंकर्सन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डीओपी और स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड एसएचएसएल पार्टीज रहे। इस एग्रीमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव यह था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू डीमैनेटाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक्सेस दिया जा सके। इस इनिशिएटिव का सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन है इंडिया पोस्ट का मैसिव नेटवर्क, क्योंकि हम सभी को पता है फ्रेंड्स कि इंडिया पोस्ट अर्थात हमारे जो डाकघर है वह हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। इसमें 1.6 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये तो आउट ऑफ टॉपिक है पर काम के हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। एसएचएसएल जो है फ्रेंड्स, यह सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो एमओयू साइन हुआ है इसका फायदा ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगी और ग्रासरूट इन्वेस्टमेंट कल्चर भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वह घर घर से जुड़े होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के फार्मा क्षेत्र के वॉल्यूम आधारित से वैल्यू आधारित विकास पर कब प्रकाश डाला गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2025-26। भारत ग्लोबली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन वॉल्यूम में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉल्यूम के हिसाब से। ये बात आप याद रखिए कि भारत दुनिया भर में वॉल्यूम के हिसाब से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और एक्सपोर्ट के हिसाब से बात की जाए तो भारत 11वें नंबर पर 11वें नंबर पर आता है तथा ग्लोबल शेयर का 3% एक्सपोर्ट भारत संभालता है। भारत की जो मेडिसिन हैं वह 191 कंट्रीज में जाती हैं और जो कुल एक्सपोर्ट भारत का है इसमें से 20% जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो भारत का एक्सपोर्ट था फार्मा सेक्टर में वह था यूएसडी 2.5 बिलियन डॉलर। वह अब फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर हो गया है 4.1 बिलियन डॉलर, मतलब 2.5 से 4.1 हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का टोटल फार्मास्यूटिकल टर्नओवर था 4.72 लाख करोड़। इसको आप याद कर लीजिए, ये आपके पॉइंट्स के लिखने के लिए काम आते हैं। इंडिया वर्ल्ड का फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हैदराबाद और अहमदाबाद एक मेजर फार्मा हब्स हैं। अच्छा, भारत में CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक ड्रग रेगुलेटर है। WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में हाईएस्ट हैं। ये सब जो टॉपिक्स और पॉइंट्स बताए हैं फ्रेंड, ये आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए, किसी न किसी प्रकार से MCQ में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में प्रज्ञा AIX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किस PSU द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ONGC, IOCL, NTPC या BPCL। तो इसका सही जवाब है ONGC। ONGC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है। उसने अपना यूनिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रज्ञा AIX लॉन्च किया है।
यह प्लेटफॉर्म 26 से ज़्यादा इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करता है। ओएनजीसी के बारे में कहा जाए फ्रेंड्स, तो ये भारत का लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर है। क्या है? लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर है और एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी होने के कारण इसे हायर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किस ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क को बढ़ावा दे रहा है ताकि एनवीडिया के CUDA इकोसिस्टम पर निर्भरता कम हो सके? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, टेंसर आरटी, रोसम, पाइक टॉर्च या फिर ट्राइटन। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स ट्राइटन। ट्राइटन एक ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग नेटवर्क है जिसमें ओपन एआई का मेजर कंट्रीब्यूशन है। यह फ्रेमवर्क एनवीडिया के प्रोप्राइटरी CUDA प्लेटफॉर्म का अल्टरनेटिव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में जनवरी 2026 को मेनोपॉज फोकस्ड क्लिनिक लॉन्च करके एक पायनियर स्टेप लिया है जिससे मेनोपॉज हेल्थ केयर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाला यह इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। यह बात आप याद रखिएगा फ्रेंड कि इंडिया का यह पहला स्टेट बना है, इंडिया फर्स्ट स्टेट मेनोपॉज क्लिनिक के लिए। यह क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेट करेगी और उनमें हार्मोनल स्क्रीनिंग, बोन डेंसिटी टेस्टिंग और काउंसलिंग दी जाएगी। इस इनिशिएटिव का फोकस वुमेन सेंट्रिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को पहुंचाना है। अच्छा, मेनोपॉज जो होता है वह वुमेन्स में लगभग 45 से 55 की उम्र में होता है। कब होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है 45 से 55 की उम्र में। चलिए अब जो कल हमने आपको प्रश्न दिया था वह देख लेते हैं। हमने कल आपसे पूछा था 2026 में 5वां रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? आपको हमने ऑप्शंस दिए थे, दीमापुर, मुकोचोंग, रूसोमा गांव या वोखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप यह सोचेंगे कि यूपीएससी ने ट्रैप सेट किया है और यूपीएससी का एक काउंटर ट्रैप है। मतलब आप सोचते जाएंगे कि ये नहीं होगा गांव, ये आंसर नहीं होगा, बाकी आंसर सोच सकते हैं पर नहीं, इसका आंसर यही है। उसी गांव के नाम पर रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। किस गांव के नाम पर? रूसोमा के नाम पर। 5वां रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 में नागालैंड के रूसोमा विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके? नागालैंड के रूसोमा विलेज में। यह कोहिमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर आता है। इस साल के फेस्टिवल का थीम था अबंडेंस ऑफ रूसोमा, जो विलेज की हॉर्टिकल्चर स्ट्रेंथ को शोकेस करता है। यहाँ 570 में से लगभग 470 घर जो हैं वह ऑरेंज फार्मिंग करते हैं और यह 6 से 7 सालों में 100 हेक्टेयर ऑरेंज फार्मिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल के लिए आपका प्रश्न है, अन्ना चक्रा अन्ना चक्रा किसने विकसित किया है जिसे 2026 फ्रांच एलमैन अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीति आयोग, DFPD, WFP, IIT दिल्ली, रेल मंत्रालय या FCI। फ्रेंड्स आप या तो बहाने बना सकते हैं या फिर इतिहास रख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए बहाने छोड़िए और इतिहास रचिए, लड़िए और जीतिए। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।